छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प और असहज सवाल के सामने खड़ी है। यह सवाल सिर्फ कुछ पूर्व नक्सलियों के आत्मसमर्पण या उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य की योजनाओं का नहीं है, बल्कि उस पूरे वैचारिक चक्र का है जिसने 4 दशकों तक जंगलों, पहाड़ियों और आदिवासी इलाकों में सशस्त्र संघर्ष के रूप में खुद को व्यक्त किया। अब वही धारा पहली बार खुलकर संसदीय राजनीति के दरवाजे पर दस्तक देती दिखाई दे रही है। इसी वजह से सोनू आसन्ना और देवजी गुटों की संभावित राजनीतिक एकता को लेकर चल रही बहस सामान्य राजनीतिक चर्चा नहीं है, यह भारतीय वाम राजनीति की दिशा और भविष्य से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। कल्पना कीजिए, 4 दशक तक जंगलों में बंदूक उठाए रहने वाले लोग अचानक यह कहने लगे कि अब वे लोकतांत्रिक राजनीति के रास्ते जनता के लिए संघर्ष करेंगे। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला है या भारतीय वाम आंदोलन की दिशा बदलने वाला संकेत? तेलंगाना की राजनीति में इन दिनों यही सवाल गूंज रहा है और इस सवाल के केंद्र में हैं 2 नाम, सोनू आसन्ना और देवजी। कभी एक ही आंदोलन की धारा में रहे ये नेता आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं जहां से बंदूक की राजनीति से बैलेट की राजनीति की ओर एक नया रास्ता निकल सकता है। हाल के दिनों में एक खबर ने इस पूरे सवाल को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। खबर थी कि पूर्व माओवादी नेता देवजी माली राजी रेड्डी और उनके साथी सीपीआई के कार्यालय पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम बाद में रद्द हो गया, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक हलकों में एक नई बहस शुरू हो चुकी थी। लोग यह पूछने लगे कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात होती या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा था, क्योंकि यह वही देवजी गुट है जिसने कुछ समय पहले तक सोनू आसन्ना गुट को आत्मसमर्पण करने के लिए गद्दार तक कहा था। लेकिन राजनीति में समय के साथ चीजें बदलती हैं और कभी कभी बहुत तेजी से बदलती हैं। देवजी गुट ने पिछले महीने के अंत में डीजीपी शिवधर रेड्डी की मौजूदगी में आत्मसमर्पण करते हुए साफ कहा कि वे अब कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से जनता के लिए संघर्ष करेंगे। यह बयान सिर्फ औपचारिक नहीं था, उसमें एक राजनीतिक संकेत था। यह संकेत कि सशस्त्र संघर्ष के बाद अब संसदीय राजनीति के रास्ते पर भी विचार किया जा सकता है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लगभग यही बात कुछ महीने पहले सोनू आसन्ना गुट भी कह चुका है। अक्टूबर में आत्मसमर्पण करने वाले इस गुट ने शुरुआत से ही यह स्पष्ट किया कि वे राजनीति से पीछे नहीं हट रहे, बल्कि एक नए राजनीतिक मंच के बारे में सोच रहे हैं। सोनू ने कई साक्षात्कारों में कहा है कि उनकी सोच सिर्फ किसी पार्टी में शामिल होने की नहीं है, वे एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जो जनता के सवालों को कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से उठाए। आसन्ना की हाल की गतिविधियां इस दिशा की पुष्टि करती हैं। पिछले सप्ताह उनकी टीम रायपुर गई थी और वहां छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई को करीब से देखा। पहली नजर में यह एक सामान्य यात्रा लग सकती है, लेकिन अगर उसे उस पृष्ठभूमि में देखा जाए जिसमें दशकों तक जंगलों में संघर्ष चलता रहे, तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। यह संकेत देता है कि आंदोलन की एक नई धारा अब लोकतांत्रिक संस्थाओं को समझने और उनके भीतर काम करने की संभावना तलाश रही है। रायपुर से लौटने के बाद आसन्ना तेलंगाना पहुंचे और 5 दिनों तक अलग अलग जगहों पर लोगों से मिले। उन्होंने अपने परिवार से मुलाकात की, वारंगल के पास बट्टूपल्ली में शहीदों के परिवारों से मिले और मीडिया से बातचीत भी की। इस बातचीत में उन्होंने 2 बातें बहुत स्पष्ट शब्दों में कही। पहली, वे किसी मौजूदा राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगे, और दूसरा, वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। उनका कहना था कि उन्होंने 40 वर्षों तक सब कुछ कुर्बान किया है, इसलिए अब वे सोच समझकर ही आगे का रास्ता तय करेंगे। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि देवजी गुट, जिसने कभी सोनू आसन्ना को आत्मसमर्पण के लिए गद्दार कहा था, अब खुद भी लगभग वही भाषा बोलता दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि वे भी अब कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक पर्यवेक्षक एक नया सवाल पूछने लगे हैं, क्या दोनों गुटों के रास्ते अब वास्तव में अलग रह गए हैं? कुछ लोग कहते हैं कि दोनों के बीच फर्क है। उनका तर्क है कि सोनू गुट ने आत्मसमर्पण करते समय कहा था कि दीर्घकालिक सशस्त्र संघर्ष अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका है और फिलहाल युद्ध विराम ही व्यावहारिक रास्ता है। दूसरी ओर देवजी और उनके साथियों ने बीमारी, उम्र और परिस्थितियों को आत्मसमर्पण का कारण बताया। लेकिन अगर अंतिम परिणाम देखें, हथियार छोड़कर लोकतांत्रिक राजनीति की ओर बढ़ना, तो दोनों रास्ते एक ही दिशा में जाते दिखाई देते हैं।
और यहीं से एक नई संभावना की चर्चा शुरू होती है। अगर सोनू आसन्ना और देवजी गुट अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक साथ आते हैं तो क्या एक नई राजनीतिक ताकत का जन्म हो सकता है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हजारों माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अगर यह पूरी ताकत संसदीय राजनीति की दिशा में संगठित होती है तो उसका असर सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं रहेगा, वह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में भी राजनीतिक हलचल पैदा कर सकती है। इसी वजह से कुछ विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक वाम एकता की संभावना से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर पारंपरिक कम्युनिस्ट दल जैसे सीपीआई, सीपीएम और विभिन्न सीपीआई एमएल समूह पूर्व नक्सलियों के साथ संवाद बढ़ाते हैं तो यह भारतीय वाम राजनीति के लिए एक नया अध्याय हो सकता है। कई लोग यह भी कहते हैं कि जब देश में कांग्रेस का आधार कमजोर हो रहा है और वैकल्पिक राजनीति की जगह खाली दिखाई दे रही है, तब एक नई वाम राजनीतिक धारा उभरने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास भी यही बताता है कि आंदोलनों का रूप समय के साथ बदलता है। तेलंगाना का सशस्त्र किसान संघर्ष, नक्सलवाड़ी का विद्रोह, श्रीकाकुलम का आंदोलन, इन सभी ने भारतीय राजनीति को झकझोरा, लेकिन इनमें से कोई भी अपने मूल रूप में स्थायी राजनीतिक विकल्प नहीं बन पाया। शायद यही कारण है कि अब उसी परंपरा के भीतर से यह सवाल उठ रहा है कि क्या लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर कोई नया रास्ता खोजा जा सकता है? तो क्या हम वास्तव में एक बड़े राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत देख रहे हैं? क्या जंगलों में जन्मी एक क्रांतिकारी धारा अब संसद और विधानसभा के रास्ते समाज को बदलने की कोशिश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनू आसन्ना और देवजी जैसे नेता अपने पुराने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आ पाएंगे? फिलहाल इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि तेलंगाना में उठी यह बहस सिर्फ एक क्षेत्रीय राजनीतिक घटना नहीं है, यह उस ऐतिहासिक मोड़ की आहट भी हो सकती है जहां भारत का सबसे लंबा सशस्त्र आंदोलन एक नई राजनीतिक भाषा तलाशने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ तेलंगाना की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला बदलाव हो सकता है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।